आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम के बारे में। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कैरोलस लिनियस है वो दिनाम पद्धति की शुरुआत करते हैं। दिनाम पद्धति मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं, जिसमें वंश नाम एवं जाति नाम के आधार पर पूरे विश्व में एक नाम से जीवों को जाना जाएगा। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे जीव हैं, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस इतना आप याद कर लीजिए। याद नहीं करना है इसको, देखिए एग्जाम के समय आप इसे देख लीजिएगा, मतलब 2-3 बार इसे देख लीजिएगा, क्योंकि वो मतलब एक होता है ना कि जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन ये करता क्या है कि जब वैज्ञानिक नाम एक सीटिंग में पूछा जाता है तो दूसरी सीटिंग में भी पूछा जाता है, अगले एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस तरीके से जैसे मान लो कोई एग्जाम हर रोज हो रहा है लगातार 10 दिनों तक, तो हर रोज एक वैज्ञानिक नाम दे देगा, इस तरीके से हो जाता है। तो कृपया ये देख लीजिए आप, इसमें 23 वैज्ञानिक नाम है और 23 वैज्ञानिक नाम को आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए साइंटिफिक नेम, अच्छा साइंटिफिक नेम जो है वैज्ञानिक नाम, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। और कौन सी पुस्तक में? तो जेनेरा प्लेंटेनम पुस्तक में। मैंने आप लोगों को बताया था बायोलॉजी का जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, जेनेरा प्लेंटेनम में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में। तो आज हम लोग का मुख्य टॉपिक सेल ही है, कोशिका के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। देखिए होमो अलग होता है, सेपियंस अलग होता है। होमो एक वंश है मनुष्य का और सेपियंस जाति है। तो वंश और जाति नाम के आधार पर ये नाम रखा गया है। तो होमो सेपियंस किसको कहा जाता है? होमो सेपियंस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनुष्य को। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। उसके बाद कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरीज। मतलब कुत्ता ऐसे फैमिली में ही रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कैनिस फैमिलियरीज। कैनिस, देखिए कैनिस इस दांत को बोला जाता है, तो ऐसा ही दांत होता है कुत्तों का, तो इसलिए कैनिस, कैनाइन होता है ना, कैनाइन, तो उसी से बना हुआ है कैनिस फैमिलियरीज। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरीज है। उसके बाद गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या नाम है भाई? बॉस इंडिकस। तो इसे भी ध्यान रखना है, गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। उसके बाद मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। उसके बाद बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका। तो ये ध्यान रखना है, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, ये तो ऐसे ही पूछा जाता है। और ये एक बात और कि ये जितने भी 23 है ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन 23 को दिखाया है। अब देखिए उसके बाद ये जो देख रहे हैं अपना भैंस, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? बुबालस बुबालिस। उसके बाद लोमड़ी, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है कैनिडे। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिडे। तो इसे भी ध्यान रखना है, लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है कैनिडे। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। इंपोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखेंगे आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद आगे है धान। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम है ओरैजा सटाइवा। क्या नाम है? ओरैजा सटाइवा। तो देख लीजिए ओरैजा सटाइवा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। धान कहे चाहे चावल कहे एक ही बात है। तो धान का क्या नाम है? ओरैजा सटाइवा। उसके बाद गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए इसमें देखिए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सेटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सेटिवम। तो ये ध्यान रखिएगा, पीसम सेटिवम। उसके बाद मोर, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर, जरूर याद रखिएगा मोर के बारे में। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेसस। उसके बाद है हाथी। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम है एफिलास इंडिका। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? एफिलास इंडिका।
उसके बाद बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेसिस। अगला है डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लाटेनिस्टा गैगेंटिका। प्लाटेनिस्टा गैगेंटिका। अगला है कपास। कपास भी एग्जाम में पूछा गया है, VVI है कपास। ये कपास का वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम। क्या नाम है भाई? गॉसिपियम। कपास का वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम। उसके बाद है अंगूर। अंगूर का वैज्ञानिक नाम है बीटियस। जैसे बीटी कल्चर होता है ना, बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से, वैसे ही अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटियस। मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? मक्का का वैज्ञानिक नाम है जियामेज। देखिए इसको याद करते करते तबीयत खराब नहीं कर लेना है, इसे कभी कभी देखते रहिएगा, ये दिमाग पे बैठा रहेगा, ताकि जैसे ही एग्जाम आए तो हम एग्जाम इसको देख करके एग्जाम देने चले जाएंगे। तो अगर इसी में से कोई आता है तो हम आंसर लगा लेंगे। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जियामेज। उस बाद सेब। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस फ्यूमिया। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस फ्यूमिया। उस बाद केला। केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पाराडीसिका। केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पाराडीसिका। उस बाद बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। उसके बाद गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? गुलाब जानते होंगे आप लोग, रोजा सेंटिफोलिया। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? रोजा सेंटिफोलिया। समझ गए? चलिए अब ये इसे ध्यान रखिएगा, इन 23 को जल्दी जल्दी एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मनुष्य का होमोसेपियंस, कुत्ता का कैनिस फेमिलियरिस, गाय का बॉस इंडिकस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेमिस डोमेस्टिका, भैंस का बुबालस बुबालिस, लोमड़ी का कैनिडे, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगिफेरा इंडिका, धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का ट्रेटिकम एस्टिवम, मटर का पिसम सेटिवम, उसके बाद मोर का पाओ क्रिस्टेटस, हाथी का एफिरास इंडिका, बरगद का फाइकस बेंथालेसिस, डॉल्फिन का प्लाटेनिस्टा गैगेंटिका, कपास का गॉसिपियम, अंगूर का विटियस, मक्का का जियामेज, सेब का मेलस फ्यूमिया है, केला का मूसा पाराडीसिका, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस, गुलाब का रोजा सेंटिफोलिया। ठीक है, तो यहाँ तक था। आगे देखते हैं हम लोग, सेल शुरू करते हैं। सेल के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कोशिका बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है और इसे हम लोगों को पढ़ने में कम से कम 2 क्लास तो लगेगा ही। कोशिका को सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका है क्या, सेल क्या होता है। देखिए भाई, सेल ऐसे कहा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है। शरीर का जो रचना हुआ है उसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? वो सेल ही है। हमारा पूरा शरीर सेल से बना हुआ है। हमारे शरीर के कौन से अंग में सेल नहीं है? पूरी शरीर कोशिका से बनी हुई है। आप देख लीजिए, आपके ये पूरा हाथ से लेकर के पूरे चेहरे तक, या जो बाल से ढका हुआ क्षेत्र है या जो भी है, वो सब पूरा अंग शरीर का किससे बना हुआ है? कोशिका। इसका मतलब ये है कि कोशिका शरीर के किसी भी अंग में पाई जाती है। पूरा शरीर आपका कोशिका से बना हुआ है। अब देखिए, ये सबसे छोटी रचनात्मक इकाई होती है, लेकिन कभी गलती से ये मत समझिएगा कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग है। अंग नहीं है, ये शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है, जो रचना करने वाली यूनिट है। इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये जो कोशिका आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोशिका, इसका आकार मैं बताऊंगा कि आकार कैसा होता है। देखिए, कोशिका के अध्ययन को, ऐसे कोशिका को साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? साइटोलॉजी। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, उसके बाद कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये डायरेक्ट ही एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं।
कि कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किए थे, मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं आता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोशिका का जनक या कोशिका का जनक नहीं, कोशिका का खोज किसने किया? तो ये कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। समझ गए? अब देखिए, कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है। सबसे छोटी यूनिट हमारे शरीर की कौन सी है? कोशिका है। तो इसे ध्यान रखना है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है। जीवित कोशिका का खोज एक व्यक्ति ने किया था। बाद में जब ये कोशिका की खोज हो गई तो बाद में एक व्यक्ति आए जो जीवित कोशिका का खोज करते हैं। उनका नाम होता है एंटोबियन ल्यूवेनहक। इनका ल्यूवेनहक नाम है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया भाई? तो ये ल्यूवेनहक किए हैं। उसके बाद कोशिका में एक सिद्धांत दिया गया है, कोशिका सिद्धांत, मतलब सेल थ्योरी कहा जाता है। कोशिका का सिद्धांत में मैं बताऊंगा क्या क्या दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी जीव का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोई भी मतलब अगर जीव है तो उसका निर्माण कोशिका से ही होगा। और किसी भी जीव का निर्माण एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है। कोशिका के निर्माण में केंद्रक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी टाइप का इन लोगों ने सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दिया था? तो ये स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। तो इसे याद रखना है, इंपोर्टेंट है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है भाई? तो ये स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखिए, अगला है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? देखिए भाई, सबसे छोटी कोशिका पूरे ओवरऑल मतलब कहने का पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो वो है माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। हमारे शरीर की नहीं, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा की है। और यही डायरेक्ट पूछा जाता है, इसे याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो सबसे बड़ी कोशिका आप जानते होंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, 170 से 135 mm की होती है। तो इसे ध्यान रखना है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। मानव में सबसे छोटी कौन सी कोशिका? तो ये आरबीसी की कोशिका होती है। मानव में ब्लड में भी तो सेल होते हैं, तो कहने का मतलब कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी की कोशिका होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये ओवरी होता है, मतलब अंडाणु होता है। तो अंडाणु की कोशिका होती है, फीमेल अंडाणु की कोशिका होती है, फीमेल नहीं अंडाणु होता है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु की कोशिका है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आरबीसी की कोशिका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव में ही नहीं, अगर देखेंगे तो पूरे में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है, तंत्रिका की कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना है, सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन है। लंबी समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, लगभग 3.5 फीट तक का हो जाता है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है, यानी कि तंत्रिका की कोशिका है। अब देखिए, अब जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा कि हमारा जो मस्तिष्क है, ये खोपड़ी देख रहे हैं ना आप, खोपड़ी के अंदर में एक क्रेनियम नाम की हड्डी में ये बंद है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारा बंद है और वहां पर क्या होता है ना कि कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो पाता है। मतलब कोशिका अगर वहां पे कुछ हो गया, कोशिका अगर सेल मर जाती है तो वह दूसरी कोशिका उसको तोड़ करके नहीं फिर से पुनर्निर्माण नहीं कर सकती है। जैसे क्या होता है, जैसे आप कूदते हैं, दौड़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को एक मुक्का मार दिए तो वहाँ की कई कोशिकाएं टूट गई। आप दौड़ते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी कोशिकाएं टूटती है, लेकिन कोशिकाओं के टूटने से मतलब कहने का है कि कितनी कोशिकाएं मर जाती है ऐसे, तो उनके मरने से क्या होता है कि दूसरी कोशिका तुरंत मतलब पुनर्निर्माण कर लेती है। जैसे एक कोशिका है तो एक कोशिका से दो बन जाएगा, दो बन जाएगा तो एक उसका स्थान भर लेगा, एक अपना स्थान भर लेगा। इसी तरीके से होता है कि अगर कहीं आपकी कोशिका डेथ कर जाती है, मर जाती है, तो उसके बाद बाकी की जो कोशिका है उसके स्थान को भर देती है। लेकिन मस्तिष्क में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में कोशिका डेथ कर गई, मर गई, तो उसका भरण क्षति नहीं किया जा सकता है। तो होता क्या है, देखिए कि वहां पे क्या होता है कि जो हमारा दिमाग है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क को इसीलिए खोल में बंद किया हुआ है
ताकि वहाँ पर कोई चोट नहीं लगे या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अगर कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर वहाँ पे चोट लग जाता है तो उसको क्षतिपूर्ति करने वाला कोई नहीं होता है, जिसके चलते वहाँ पर दिक्कतें हो जाती है और वहाँ पे देख रहे हैं ना, कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है। तो कोशिका का विभाजन जहाँ नहीं होगा वहाँ समझिए कि वहाँ पर पुनर्नियोजन कोशिका का नहीं हो पाएगा और नई नई कोशिकाएं नहीं बन पाएगी, तो वहाँ का जो भी घाव होगा वो भर नहीं पाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि सर में हेलमेट लगाया जाता है ताकि हमें चोट नहीं लगे। मतलब ये सलाह दिया जाता है सरकार के द्वारा भी लोगों को, या पुलिस के द्वारा भी कहा जाता है कि आप हेलमेट लगा के जरूर चलें, क्योंकि अगर इस पे ऊपर चोट लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मस्तिष्क में चोट लग गई तो वहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर उस घाव को भरा नहीं जा सकता है। तो एक बार चोट लग गया अगर मस्तिष्क में, तो वो समझिए कि ना के बराबर ही सही होता है। तीव्र कोशिका का विभाजन, देखिए तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं भाई? यकृत। तो लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत बोला जाता है और तेजी से कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए लीवर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो लीवर पुनः पूर्ति कर लेता है, अपने क्षति का पुनः पूर्ति कर लेता है। तो तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो लीवर में भी कोई भी दिक्कत होती है तो लीवर खुद अपने को क्या कर लेता है? उसको क्षतिपूर्ति कर लेता है। अब देखिए, अब क्या होता है कि कोशिका जो होती है ना, कोशिका तो सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल, और सेल को बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, हिंदी में बोला जाता है ऊतक। तो कई कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। मतलब कि सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और कई ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं, जैसे नाक हो गया, हाथ हो गया, समझ रहे हैं ना, तो पैर हो गया, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। तो कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करती है और कई ऊतक मिल करके अंग बनाते हैं, और कई अंग मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से बना हुआ है। आप देख लीजिए कि कोशिका बना, कोशिका के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद अंग बनता है, अंग से हमारा एक शरीर का निर्माण होता है, जीवों का शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए, कोशिका में जो होती है ना, कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, ये एक पार्ट है। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट कोशिका में बने हुए होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं कोशिका में। इस तरीके से ये सब मिल करके कार्य करते हैं, तो कोशिका एक ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। मतलब कोशिका के अंदर देख लीजिए, आप ये जो सेल देख रहे हैं ना, सेल के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। देख लीजिए, उन पार्टों में मैंने कुछ पार्ट के बारे में बताया है और कुछ पार्ट के बारे में और मैं बता दूंगा। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली होती है, इसी में से कोई एक कोशिका झिल्ली भी होगी। उसके बाद एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मैं बताऊंगा कि क्या होता है, वो दीवार टाइप का होता है। इस कोशिका के इस चारों तरफ से इस तरीके से ये बताऊंगा, समझाऊंगा मैं कि क्या होता है। इस तरीके से ये दीवार होता है, तो कोशिका भित्ति कहा जाता है, इसे सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसी में से कोई ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद गाल्जी बॉडी होती है, गाल्जी बॉडी भी इसमें से कोई ना कोई होगा। रसधानी होता है, वैक्यूल्स होता है। उसके बाद तारक काय को बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो ये सभी पार्ट हैं, और भी पार्ट है इसके। तो अंतःप्रद जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, तो वो सब भी है। तो ये समझिए, कोशिका के अंदर ये सारे पार्ट हैं। इन पार्ट के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बारी बारी से चलिए इन सभी पार्ट के बारे में, इन सभी भाग के बारे में, कोशिका के जो भाग है, मेन पार्ट ऑफ द सेल, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। चलिए देखिए, बारी बारी से हम लोग जो कोशिका है उसके अंगों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमारी कोशिका है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये कोशिका है।
कोशिका के ये महत्वपूर्ण अंगों के बारे में मैंने दिखाया है। ये सभी अंग हैं, जैसे मान लीजिए कोशिका झिल्ली है, ये तारक काय है, उसके बाद ये जैसे सुसाइड बैग बोलते हैं जिसको, वो लाइसोसोम है। तो इसी तरीके से ये सभी अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, तो ये सभी अंग है कोशिका के। और बीच बीच में ये जो दिख रहा है ना ये लाइन, ये सभी क्या है ना कि ये द्रव है, लिक्विड है। तो ये जिसको जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म में भरा हुआ है। तो मैं बताऊंगा कि इसकी खासियत क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंगों के बारे में। तो सबसे पहला अंग देख लीजिए कोशिका का, जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। अब देखिए इस कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? कोशिका, जैसे ये यहां से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका पूरा परत, ये पूरा झिल्ली है, एक झिल्ली में बंद है। मतलब कहने का ये है कि कोशिका का जितने भी अंग है वो किसी न किसी एक झिल्ली में बंद है। और इसे ध्यान में रखना है, ये एक झिल्ली है और इसी के अंदर सभी क्या है, सभी अंग आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर में ही सभी अंग आते हैं कोशिका के, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, तारक काय हो, चाहे गाल्जी काय हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, सब जितने भी हैं वो सब कोशिका झिल्ली के अंदर में ही आएंगे। तो इसका मतलब कोशिका झिल्ली आकार देने का काम भी करता है। मतलब एक आकार देता है कोशिका को कि आकार कितना होगा, और उसके बाद बाहरी सुरक्षा भी देता है। मतलब कहने का है कि कोशिका को बाहरी सुरक्षा देता है और उसके बाद पदार्थों को अंदर से बाहर आने जाने में सहायता करता है। जो पदार्थ कोशिका में इंटर करते हैं या अंदर से बाहर आते हैं तो उन दोनों को हेल्प करता है। तो इसे ध्यान में रखना है कि इसका मुख्य कार्य यही सब है। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। और ये किसका बना होता है भाई? तो ये प्रोटीन का बना होता है। जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इंपोर्टेंट है। ऐसे अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके का मिलता है, लेकिन प्लांट और एनिमल में ज्यादातर आप देखेंगे तो ये प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन का ही बना होता है। ऐसे कभी पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन की बनी होती है। समझ गए? उसके बाद देखिए, अब ये कोशिका के सभी अंगों को क्या करता है? अपने अंदर रखता है। ये जो कोशिका झिल्ली आप देख रहे हैं, इस कोशिका झिल्ली के अंदर में ही ये सभी अंग आते हैं। और ये मैंने दिखाया है, तो ये बाहरी पदार्थ है, बाहरी वाला भाग को। तो ये बाहरी भाग है जो कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर में अब सभी अंग आएंगे। अब उसके बाद एक और देख लीजिए, जैसे एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं भाई? सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल मतलब कोशिका का दीवार। अब देखिए होता क्या है कि सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हम लोग क्या है? एनिमल है, हम लोग एक जंतु है, तो हम लोग में नहीं पाया जाएगा। ये प्लांट वाले में पाया जाएगा, मतलब पेड़ पौधे वाली कोशिकाओं में ये पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधे वाली कोशिकाओं में ये पाया जाता है कोशिका भित्ति। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या अंतर है, तो जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, मतलब ये प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट होता है, इंपोर्टेंट है ये, इसे ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति है क्या? देखिए, अब कोशिका भित्ति जैसे मान लीजिए ये सेल और बड़ा हो गया, सेल बहुत बड़ा हो गया। पेड़ पौधे के सेल तो बड़े होंगे ना, जैसे जंतु हैं हम लोग जंतु हैं, तो हम लोग का सेल छोटा होगा, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनका जो सेल बहुत बड़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसके नीचे से एक इस तरीके से एक दीवार टाइप का लग जाता है, इस तरीके का दीवार टाइप का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका का दीवार बोलते हैं, ताकि ये ज्यादातर मतलब होता है ना कि ज्यादा बाहर न निकल जाए। तो ये भी एक आकार देने का काम करता है। आप देख लीजिए कि कोशिका भित्ति का काम क्या है कि ये सेल को आकार देना होता है, और उसके बाद कोशिका को बाहर मतलब आकार देता है और सुरक्षा भी देता है। और किस चीज का बना होता है? तो सेल वॉल, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का? सेलुलोज का बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मतलब ये कोशिका को, अपने कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जो होता है ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, और सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ क्या करता है भाई? तो ये करता है क्या? ये सेलुलोज का बना होता है।
और आकार देने का काम करता है। सुरक्षा भी देता है, आकार भी देता है, और बना किस चीज का होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो आप दो चीजों के बारे में समझ गए होंगे, एक कोशिका झिल्ली के बारे में और दूसरा कोशिका भित्ति के बारे में, और बाकी के अंगों को भी हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट।